हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और जैसे कि थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। तो मेरे साथ साथ आप भी हेडिंग दे दीजिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझते हैं सबसे पहले, और समझने के लिए हम एक डायग्राम को बनाते हैं और उस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को लेते हैं और यह चारों तरफ से क्या है, इस तरफ से क्लोज्ड है, वाल्वलेस सिलेंडर है, ऐसे क्लोज्ड किए हुए हैं और इसमें गैस को भर दिए हैं। ऐसे गैस को भरने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पिस्टन को लगाते हैं, यह पिस्टन है, और यहाँ पर हम एक स्टॉपर को लगाते हैं। यह क्या है, एक स्टॉपर है, स्टॉपर, और यह है मेरा पिस्टन। इस चीज़ को समझते, जैसे यह इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V1। जो हम इसमें वॉल्यूम जितना गैस डाले हैं तो यह से मुझे क्या पता चल जाएगा, इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम क्या किए हैं कि m kg का एक मास को इस पिस्टन के ऊपर रख दिए हैं। डायग्राम को थोड़ा सा, और यह m kg के मास को हम इसके ऊपर रख दिए हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो इस पर जो वेट लग रहा है वह W न्यूटन का वेट लग रहा है, तो W बाई एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन से हमको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या मिल जाएगा, तो पिस्टन मिल जाएगा, ये प्रेशर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को बनाते हैं और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे क्या करते हैं कि P1 V1 यह एक स्टेट है, क्या चीज़ का, तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। इसके बाद हम क्या किए कि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम से यह मास जो m kg का मास है उसको यहाँ से सडनली हटा दिए। हटाने की वजह से क्या होगा कि यह जो है पिस्टन यहाँ पर आके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करने के बाद यदि पिस्टन मेरा यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचने के बाद इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो स्टेट होगा यह कुछ P2 और इसका कुछ वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि गैस है, इसको जितना बड़ा कंटेनर देंगे उतना वॉल्यूम यह ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसका क्या रहेगा, वॉल्यूम V2 रहेगा और प्रेशर क्या रहेगा, P2 रहेगा। जब हम यहाँ से यह स्टेट के पास आए, यानी पहला स्टेट से कहाँ पे आते हैं, इस स्टेट के पास आते हैं, तो यह जो स्टेट यहाँ से यहाँ तक आए, यदि वापस मुझे, इसको सेकेंड स्टेट लिखते हैं, इसको फर्स्ट स्टेट लिखते हैं, यदि वापस मुझे यहाँ से इस स्टेट के पास जाना रहेगा तो हम यही पाथ को फॉलो करते हुए नहीं जा पाएंगे। यानी यह जो अरेंजमेंट है और जो हम यहाँ पर m kg मास को हटा रहे हैं, हटाने की वजह से जो स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, और स्टेट में चेंजिंग होने की वजह से जो प्रेशर हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वह किस प्रकार का प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम बेसिकली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को पढ़ रहे हैं और उस स्टेट को पढ़ने, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को पढ़ने के लिए यह डायग्राम को बनाए हैं। अब हम करते क्या हैं कि यह डायग्राम में यह m kg का जो मास है उसको n नंबर ऑफ स्लाइस में डिवाइड कर देते हैं, n नंबर ऑफ स्लाइस में डिवाइड कर दिए। और डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले मिटाने के बाद यह देखिए, सबसे पहले n नंबर ऑफ स्लाइस में हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद इसका जो स्टेट है, इस स्टेट को हम ऑब्जर्व करके, मेजर करके लिख दिए। इसका प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इसका प्रेशर P1 है और इसका V1 वॉल्यूम हो गया। अब हम यहाँ से एक स्लाइस करके, यहाँ से एक स्लाइस को हटाएं। एक स्लाइस को जब हम यहाँ से हटाएं तो हटाने के बाद इसका कुछ ना कुछ प्रेशर घटेगा, और जब प्रेशर घटेगा तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यह कहीं यहाँ पे आएगा। और जब यहाँ स्टेट के पास आने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, इस स्टेट के पास आने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। जैसे यह स्टेबल हुआ, हम एक और स्लाइस को हटाएं।
हटाने के बाद फिर थोड़ा सा प्रेशर को क्या हुआ, प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा। इस तरह से हम क्या करते हैं, धीरे 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 करके ईच एंड एवरी स्लाइस को क्या कर दिए, हटा दिए। जब हम स्लाइस को हटाएं तो यहाँ पर देखें कि जैसे यह इस स्टेट के पास आया, P2 V2 के पास आया, तो P2 V2 के पास आने के बाद हम, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा, ऑब्जर्वेशन ये रहा कि इसमें जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट हैं वह सारे इंटरमीडिएट स्टेट एक दूसरे के क्या है, इक्विलिब्रियम में हैं। बात को समझते हैं। हटाने के बाद हम क्या ऑब्जर्व किए कि जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट हैं जो अभी यहाँ पे आया हुआ है, यह सारा स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। यदि मुझे यह स्टेट 2 से स्टेट 1 के पास जाना रहेगा तो हम वापस यही पाथ को फॉलो करते हुए जा सकते हैं, यानी, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का डिफिनीशन क्या हुआ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का डिफिनीशन होगा प्रोसेस which is occur infinitely slow and all intermediate point जो है क्या है, रिवर्सिबल में है, ऑल इंटरमीडिएट पॉइंट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन इस बात को समझते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी सम सॉर्टेड ऑफ लॉस हो रही हैं। क्या हो रहा है, जैसे हम n नंबर ऑफ स्लाइस को एक एक करके हटा रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है, यहाँ पर जैसे ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन हो जाने की वजह से इसमें क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ लॉस होंगे। यानी इसमें हालांकि यह जितने भी प्रोसेस है वह सारा ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है, सारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हो रही हैं। तो जो फ्रिक्शन लॉसेस हो रही हैं यह एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बात को समझ लिए, यहाँ पर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ें। अब यहाँ से हम बेसिक जितने भी थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं वह थर्मोडायनेमिक्स लॉ को पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए थर्मोडायनेमिक्स लॉ। यदि हम थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में बात करें तो बेसिकली 4 थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं जिनको मुझे पढ़ना है। पहला है जीरोथ लॉ, दूसरा है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और चौथा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जीरो से स्टार्ट करने के बारे में ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इस बात को समझिए, जैसे जीरोथ लॉ सबसे पहले फंडामेंटल डिफिनीशन हमको देता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जैसे जीरोथ लॉ हमको बताता क्या है, जीरोथ लॉ कंसेप्ट देता है थर्मल इक्विलिब्रियम का, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कौन देता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ बेसिकली फंडामेंटल लॉ है किसका, तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। यह सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, एकदम बेसिक कंसेप्ट देगा कौन, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो डिस्कवरी हुआ था वह फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ होने के बाद हुआ था, क्योंकि
फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कवरी के बाद आया जीरोथ लॉ, और जीरोथ लॉ एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट देता है किसका, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का। इसीलिए साइंटिस्ट सोचे कि इनका जो नाम है थर्ड देना सही नहीं है, इसीलिए इनका नोमेनक्लेचर क्या पड़ गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमको कहाँ से मिलता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली इस वीडियो में हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ईच एंड एवरी लॉ को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कौन दे दिया, जीरोथ लॉ। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट हमको कहाँ से मिलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स से। अच्छा, एनर्जी क्या है, एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। जैसे इस चीज़ को समझिए, हीट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको किस चीज़ के बारे में डिफिनीशन मिलता है, हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र के बारे में हमको पता चलता है। तो ये हम लोग पढ़ें। इसका दूसरा क्या कंसेप्ट देता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कंसेप्ट देता है कंसेप्ट ऑफ इंथैल्पी। कंसेप्ट ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी के कंसेप्ट हमको कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। यानी इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी है टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए फाइनाइट मास। यानी कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास है, उस फाइनाइट मास में जितना हीट कंटेंट है, टोटल हीट कंटेंट कंटेन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में टोटल हीट जो है उसी को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी बेसिकली यह सम है किसका, तो इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी का, फ्लो एनर्जी का यह क्या देता है, सम देता है। जैसे हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है मेरा U, और फ्लो एनर्जी क्या है, यह है प्रेशर, और ये हो गया वॉल्यूम। इंथैल्पी को हम लोग H से लिखते हैं, तो H इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया इंटरनल एनर्जी और ये हो गया प्रेशर और वॉल्यूम। देखिए ये एक क्वेश्चन और बनता है इससे, जैसे इंटरनल एनर्जी, जैसे हम बात करें प्रेशर कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो प्रेशर मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम क्या है मेरा, तो वॉल्यूम मेरा डिपेंड्स करता है मास के ऊपर, तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी इंथैल्पी जो है यह सम है, सम ऑफ ये इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया इंथैल्पी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तीसरा कंसेप्ट देता है, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जैसे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यह सब, यानी वर्क एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, यह सब क्या है, यह सब एक प्रकार का सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट हमको कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। यह मेरा नेक्स्ट मेरा है सेकेंड लॉ, इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं। आपको जो ज़रूरत लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ को पढ़ें और फर्स्ट लॉ के बाद मुझे पढ़ना है सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली यह देता है डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो के डायरेक्शन के बारे में मुझे बताता है कौन, तो यह बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यह डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आया उससे पता चला कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। हीट फ्लो करता है कहां से, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी के पास। कब तक, जब तक कि दोनों का जो टेम्परेचर है वह एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक सिस्टम है और यह भी एक सिस्टम है जिससे हीट फ्लो हो रहा है, तो इस बात को समझते हैं, यह सिस्टम ए है और यह सिस्टम बी है, तो यह इसका सिस्टम ए का फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए जब इक्वल हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी का, तो हम लोग यह क्या आ जाएगा, तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमको कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में बताता नहीं है, क्योंकि जीरोथ लॉ का जो डिस्कवरी हुआ था वो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद हुआ था, और सेकेंड लॉ डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो दे चुका है। इसीलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो का कोई रोल नहीं है। जीरोथ लॉ बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। जैसे फाइनल टेम्परेचर ऑफ इसका ए बॉडी का और फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी, यह दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर है जब इक्वल हो जाएगा तो हीट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब यह दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता चलता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, जिसको मुझे अगले वीडियो में कवर करना है, और दूसरा पढ़ना है क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। यह दोनों स्टेटमेंट, यह एग्जाम पॉइंट और या इंटरव्यू पॉइंट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ही हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो यहाँ से एक मेरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या बताता है, तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक और कंसेप्ट मेरा निकल के आता है, तो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कंसेप्ट कौन बताता है, तो एंट्रोपी का कंसेप्ट मुझे देता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी बेसिकली है क्या, तो मोटे मोटे तौर पे यदि हम कोई भी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो एंट्रोपी का डिफिनीशन हमको मिलेगा क्या, डिग्री, ये रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का रैंडमनेस के बारे में हमको पता है एंट्रोपी। जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और हम लोग जानते हैं कि इन यूनिवर्स कहने का मतलब क्या है, कि यह सिस्टम और सराउंडिंग जब दोनों को मिलाते हैं तब मेरा क्या बनता है, यह बनता है यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वह क्या है, तो यह कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। और एंट्रोपी को ही हम लोग कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसी को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से एंट्रोपी के बारे में हम लोग पढ़ें। बेसिकली जितने भी टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, यानी इस वीडियो में सारा का डिटेल एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। बस हम यहाँ पर ओवरव्यू देख रहे हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप नोट कर सकते हैं।
हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, यदि किसी सिस्टम यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो हो जाता है तो उसका एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगा। यह क्या बताता है, यह कौन बताता है, तो थर्ड लॉ ऑफ सिस्टम। यहाँ से मुझे एक नया टर्म मिला जिसको मुझे पढ़ना है, क्या, टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि कोई भी सिस्टम का यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो हो जाता है, यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, जीरो, तो उस सिस्टम का जो एंट्रोपी है वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से मेरा जो फोकस रहेगा किसको पढ़ने के ऊपर, तो टेम्परेचर को पढ़ना है। जैसे और टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं और दूसरा मेरा पॉइंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो यहाँ से हेडिंग देते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा टेम्परेचर। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 आंटी हैं, एक अनीता आंटी, दूसरा बबीता आंटी और तीसरा चांदनी भाभी। ए बी सी यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम है। और इस सिस्टम, मान लीजिए कि ए जो है सी के साथ, ए यदि सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी यदि सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अनीता आंटी चांदनी भाभी के साथ और बबीता आंटी चांदनी भाभी के साथ, तो ए और बी भी आपस में क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने का मेरा मतलब ये है कि यदि ए सी के साथ टेम्परेचर का, ए और सी में टेम्परेचर फ्लो हो रहा है और बी और सी में टेम्परेचर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ए बी भी आपस में टेम्परेचर फ्लो करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। यानी फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी और फाइनल टेम्परेचर ऑफ सी, तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर है यह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिला टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हमको बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। यदि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम फिजिकली टच कर कर देखें और देखें कि वह कितना ज़्यादा गर्म है, तो यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस हमको क्या बताता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेसिक तौर पे हमको क्या डिफिनीशन मिला, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोल्डनेस कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। और टेम्परेचर का जब हम एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। इसका और भी यूनिट है, कौन कौन है, तो एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और लेकिन एसआई यूनिट कौन है, केल्विन। यहाँ से हमको कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए C/5 इक्वल टू F-32/9। यह क्या है, यह बेसिक कन्वर्जन है। यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो फ़ारेनहाइट में ले जा सकते हैं, और फ़ारेनहाइट पता है तो डिग्री सेंटीग्रेड आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है, यदि आपके पास 273 यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड करते हैं तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिलेगा, तो केल्विन का वैल्यू मिलेगा। यह आ गया बेसिक सा टेम्परेचर। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम डिटेल पढ़ेंगे किसको, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।